हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जो भी हमारी मैट्रिक्स होती है उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट, ट्रेस, रैंक, RREF, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। मतलब अगर हमें अपना लीनियर अलजेब्रा में बेस बनाना है तो हमें इन पे हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें रैंक पता नहीं होगी फिर हम डायमेंशन की बात नहीं कर पाएंगे। मतलब इस तरीके से आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन सारी बेसिक चीज़ों की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। देखिए, ये सारे टॉपिक जो भी मैंने आपको तीनों बताए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेस वगैरह, डिटर्मिनेंट, क्योंकि आप आगे आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो उनमें ये हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो देखिए, सपोज़ कीजिए आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। ए मैट्रिक्स दी है मुझे n क्रॉस n की, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज़ उसके डायगोनल एलिमेंट है A1, A2 एंड सो ऑन AN। इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन डायगोनल। डायगोनल पे A1, A2, AN है और n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो जब हमें ट्रेस निकालना होगा तो ट्रेस ऑफ A हो जाता है यहाँ पे, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू जितनी भी इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उन सब का सम। तो सपोज़ यहाँ पे A1, A2, AN थी, तो A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN। तो ये होता है मेरा ट्रेस। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको ट्रेस निकालना है तो उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उन सब का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सिंपली आपको मैट्रिक्स दी होगी उसके आपको डायगोनल का क्या कर देना है, सम कर देना है, तो वो ट्रेस बन जाएगा। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड, जो इसकी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है A और B, तो आपको A प्लस B का ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल टू होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B में, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो जिससे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ A के। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ BA के, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इस पे भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी ये बेसिक प्रॉपर्टी है लीनियरिटी वाली, ट्रेस ऑफ KA, जहाँ पे K कोई भी मेरा एक स्केलर है, A मेरी मैट्रिक्स है जिससे मैंने बताया, तो यहाँ पे K बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा ट्रेस ऑफ A, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी ट्रेस की जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये दोनों, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप हो सके तो ध्यान रखिए जितना ज़्यादा। तो ये था ट्रेस का, ठीक है। ट्रेस में क्या है, कुछ नहीं है, आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर देंगे तो ट्रेस मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं कि A प्लस B का ट्रेस क्या होता है, A ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। A ट्रांसपोज का ट्रेस A के बराबर आएगा, A B और B के ट्रेस इक्वल होंगे, और K A का ट्रेस, जहाँ पे K कोई मेरा नंबर है फील्ड से, तो वो बराबर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ A के, ठीक है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट हमने निकालना सीखा था, जैसे हम क्लास 12 से सीखते आ रहे हैं कि हम पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 तक हमने बेसिकली सीख रखा है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ना। तो आई होप मुझे वो नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ईजी था। 2 क्रॉस 2 का भी डिटर्मिनेंट ईजीली निकाल सकते थे हम, 3 क्रॉस 3 का भी निकाल सकते हैं इजीली। अब जैसे 3 क्रॉस 3 से बड़ी मैट्रिक्स आएगी हम पे, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे हम, जो भी हम पे ब्लॉक मैट्रिक्स होती थी उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, 3 क्रॉस 3 से बड़ी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी इजीली निकाल सकते थे। निकालने को तो हम नॉर्मल तरीके से 3 क्रॉस 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 क्रॉस 4 का, 5 क्रॉस 5 का, बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें एग्ज़ाम में
शॉर्ट ट्रिक्स ही अपनी करनी होती है अप्लाई मैक्सिमम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो हम क्या करते हैं इसमें 4x4 की मैट्रिक्स या 5x5 की एंड सो ऑन, जितनी भी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी होती हैं उनका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम हेल्प ले लेते थे अपनी स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की, स्क्वायर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की, है ना। तो इस टाइप से हमारी जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। या फिर और हमें क्या होता है कि अगर हमें सपोज डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं वो आपको लिखवाती हूँ इसके डिटरमिनेंट की। उससे क्या होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का। तो आपको पता है कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, डायगोनल दी हुई है, यूटी दी हुई है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, एलटी दे रखी है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, या फिर स्ट्रिक्टली में तो खैर जीरो ही हो जाएगा, है ना। इस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो इनका जो आपका डिटरमिनेंट होगा वो सिंपल इनके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनका डिटरमिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो इनका डिटरमिनेंट सिंपली आप निकाल सकते हैं, चाहे कितने भी हायर ऑर्डर की हो, 10x10 की भी अगर आपको एक डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट करके आप उनका क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या ऐड करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने ट्रेस में पढ़ी थी वैसे ही ये वाली प्रॉपर्टी आपकी डिटरमिनेंट में भी फॉलो होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। तो आप ए का डिटरमिनेंट निकालिए या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, हमेशा क्या आएंगे, वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आती है प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। तो प्रोडक्ट में देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक सेकेंड पेज ऐड कर लो। अब देखिए अगर सपोज़ कीजिए अभी हमने डायगोनल अपर ट्रायंगुलर का पढ़ा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, ऐसे सपोज़ कीजिए आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। ए आपकी कैसी है, अगर आपकी ए ऑर्थोगोनल है, अगर आपकी ए ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो होता है +-1, उसकी वैल्यू या तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी। ऐसी परम्यूटेशन मैट्रिक्स में भी होता है पर वो अभी पढ़ी नहीं है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी ए, अब देखिए मैंने आपको बताया था कल हमने जो वीडियो पढ़ी थी लेक्चर 1 में, उसमें मैट्रिक्स पढ़ी थी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आ जाती है, यूनिटरी। यूनिटरी काय में आ जाती है आपकी कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मॉडुलस 1 की। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो +-1 की जगह क्या आ जाएगा, मॉडुलस 1। तो मॉडुलस 1 में आयोटा भी आ गया, माइनस आयोटा भी आ गया, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये वाली हमने सेम प्रॉपर्टी किस में भी फॉलो कराई थी अभी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई है, 2 सॉरी, ये हमारी ट्रेस में भी फॉलो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, +-1 होता है, क्योंकि इन पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। टाइम सेविंग ट्रिक्स हैं तो इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ याद रखना है, रटना है, रटने वाला नहीं है। आप सिंपली भी अगर देखोगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जो ये वाली कंडीशन को फॉलो करती थी कि ए ट्रांसपोज बराबर आयोटा, तो आप आयोटा निकल गया आई, तो आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लोगे तो ए ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब ए ट्रांसपोज को मैंने बताया था ना, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होता है, ए इंटू बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा, 1। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट 1 होता है, तो इसका मतलब, और इन दोनों का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होते हैं, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, +-1। तो रटना नहीं है, रटने में कुछ नहीं है, सिंपल हमने यही प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे प्रूव कर लिया कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, +-1 होगा। तो ये
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने देख ली। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा हम देखेंगे रैंक, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैंक से पहले हम RREF की बात करेंगे कि क्या होती है, इक्लन फॉर्म क्या होती है और रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है और रैंक निकालने में क्या हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए रैंक देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स की इक्लन फॉर्म की बात करते हैं कि इक्लन फॉर्म क्या होती है। इक्लन फॉर्म में क्या होता है कि सपोज़ आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए दी है मेरे को, अगर वो ए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि वो उसकी जो फॉर्म बन चुकी है वो इक्लन फॉर्म बन चुकी है। ए में सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितनी भी 0 रोज़ हैं, सपोज़ करो इस तरीके से एक मैट्रिक्स देती है 0 0 0 0 1 0 और 0 0 2, सपोज़ करो ऐसी मैट्रिक्स दी है मुझे ए, ठीक है। इस ए में अगर क्या हो कि यहाँ पे पहली कंडीशन होनी चाहिए मैट्रिक्स के इक्लन फॉर्म के लिए कि जितनी भी 0 रोज़ हैं, ये मेरी क्या है 0 रो है पूरी, क्योंकि पूरी 0 इसमें एंट्री है, तो जितनी भी 0 रो है वो सारी बॉटम में होनी चाहिए। बॉटम में मतलब आप उन्हें लास्ट में रखेंगे। तो अगर मैं ए की बात करूँ, क्या ए इक्लन फॉर्म में होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें 0 रो क्या हो गई है, अपर में आ गई है। तो यहाँ पे ए की इक्लन फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो भी 0 रो है उसको मुझे नीचे रखना पड़ेगा बॉटम में। तो ए को मैं इस तरीके से अगर लिख दूँ 0 1 0 0 0 2 एंड 0 0 0, तो ये मेरी पहली कंडीशन ए ने सेटिस्फाई कर दी इक्लन फॉर्म में होने की। अभी इक्लन फॉर्म है या नहीं बाद में बात करेंगे। तो ए की सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितनी भी 0 रो हैं वो सारी की बॉटम में होनी चाहिए। अगर 2 0 रो होती, सपोज़ ये भी 0 होती, तो हम क्या करते, इसको भी बॉटम में लेके आते। तो हम यहाँ पे करते 0, यहाँ पे करते 0, ये हो जाता 2 और ये बॉटम में आ गई, ठीक है। तो ये 2 रो यहाँ पे मैं ऐसे देती हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। ये 0, ये मेरी आपकी वाली, ये एक सेकेंड, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 रोज़ नीचे लानी है ना। तो 0 रो नॉन 0 रो वाली ऊपर ले जाओ, तो ये वाली ऊपर आ जाएगी और ये सारी नीचे हो जाएंगी, ठीक है। तो सारी की सारी 0 रो नीचे होनी चाहिए मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म के लिए बनाने के लिए। फिर दूसरी कंडीशन कैसी होती है, दूसरा हम मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे मैट्रिक्स आपको एक दे रखी है, सपोज़ कीजिए मुझे ये मैट्रिक्स ए दी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे होगी। इक्विवेलेंट फॉर्म में पहली कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी भी 0 रोज़ हैं वो सारी नीचे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो पहली वाली रो में क्या है, एंट्री है, ठीक है। जो पहली वाली रो में नॉन 0 आपका क्या दे रखा है, कॉफिशिएंट दे रखा है, उसे हम लीडिंग कॉफिशिएंट कहेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा लीडिंग कॉफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया मेरा 1, यानी कि जो भी पहला नॉन 0 मेरा क्या है एलिमेंट है रो के अंदर, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो पहली वाली रो के अंदर कॉलम है और जो उससे नेक्स्ट वाली रो के अंदर कॉलम है वो हमेशा राइट में रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये वाला पहला लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, पहला लीडिंग कॉफिशिएंट ये रहा मेरा, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट लीडिंग कॉफिशिएंट कहाँ होना चाहिए, इससे राइट में होना चाहिए। देखिए ये नेक्स्ट है ना, ये राइट में है बिल्कुल, इससे इधर है ना राइट में है। अब ये वाला लीडिंग कॉफिशिएंट थर्ड रो का है, थर्ड रो का लीडिंग कॉफिशिएंट सेकंड रो की लीडिंग कॉफिशिएंट के कहाँ होना चाहिए था, राइट में होना चाहिए था, पर ये कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में। तो ये वाला क्या होगा, इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं होगी। अब इसे इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, R2 को इंटरचेंज कर दो किससे, R3 से। तो उससे क्या होगा, देखो उससे ये होगा कि 1 0, पहली रो में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, पहली रो का तो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या पे है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं R2 को इंटरचेंज कर दूंगी तो 0 1 3 5 9 और तीसरी रो मेरी एज इट इज़ आ जाएगी 0 0 2 4 5। यानी कि अब आप चेक कर लो, देखिए अब चेक कर लो, पहली रो का लीडिंग कॉफिशिएंट ये रहा, फिर दूसरी रो का जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो पहली रो के कहाँ पे है, राइट में है, ठीक है। फिर तीसरी रो का लीडिंग कॉफिशिएंट कहाँ पे, दूसरी रो के
राइट में। तो इस टाइप से लीडिंग कोफिशिएंट कैसे होनी चाहिए, एक प्रीवियस वाले से राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है इक्लन फॉर्म की कंडीशन। खाली ये दो कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स है, आप या तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में बदलना है तो आप ऑपरेशन इस टाइप से लगाओगे कि उसकी जितनी भी 0 रोज हैं वो नीचे हो जाए, और हम उसको फॉर्म ऐसे बनाएंगे कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है पहला, वो प्रीवियस वाली रो के क्या होना चाहिए, हमेशा राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी इक्लन फॉर्म हो गई। तो इसमें जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मुझे एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, अब मैं आपको कहूँगी कि इसकी इक्लन फॉर्म बनाइए। देखिए इक्लन फॉर्म बनाना में बस आपको वही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 0 एंट्री सारी लास्ट रो में आनी चाहिए, और जो भी आपकी मैंने बताई थी कि लीडिंग कोफिशिएंट होते हैं वो प्रीवियस वाले के राइट में होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स की इक्लन फॉर्म बनानी है तो पहले कॉलम में तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका पहला ही लीडिंग कोफिशिएंट मिल गया आपको 1, पहली रो में 2, 3, 4। अब मुझे क्या करना है, ये वाला 0 बनाना है ना, ताकि लीडिंग कोफिशिएंट ये हो जाए राइट वाला। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दूँगी कि R2 में चेंज कर दिया, R2 से क्या कर दिया -R1 कर दिया। तो चेंज कर दो तो बनेगा 0, ये बनेगा -2, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 0। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे वाली रो में भी क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए लीडिंग कोफिशिएंट के लिए, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगी, R3 में भी चेंज कर दिया। R3 में क्या चेंज कर दिया, R3 -R1। तो ये बन गया आपका 0, 0, 0 और -3। अब देखो इस अब देखो क्या आपको इक्लन फॉर्म मिली या फिर अभी और भी ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है। पहला लीडिंग कोफिशिएंट ये मिल गया, दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट ये मिल गया, तीसरा लीडिंग कोफिशिएंट ये मिल गया। तीनों के तीनों लीडिंग कोफिशिएंट हमें कैसे मिले हैं, ये वाला इनसे प्रीवियस वाले राइट में है, इससे पहले वाला इसके राइट में है ये रहा, और इससे पहले वाला इसके राइट में। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, इक्लन फॉर्म में हो गई। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्लन फॉर्म हो जाएगी, ए की इक्लन फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि नॉन जीरो मिलना चाहिए और राइट में मिलना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी इक्लन फॉर्म। तो समझ में आ गया आपको हम इक्लन फॉर्म कैसे निकालेंगे, कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बनाने के लिए इनको 0, 0 करते जाएंगे तो आपको आपकी मैट्रिक्स की इक्लन फॉर्म मिल जाएगी। अब इसी में आती है रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म। हाँ, इसमें देखो बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। इसको हम लिखते हैं रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म, RREF। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ये इसकी स्पेसिफिक आप कह सकते हो, एक तरीके से स्पेसिफिक फॉर्म है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो विकलन फॉर्म में आपने सपोज एक मैट्रिक्स बना ली, तो उसमें कंडीशन ये होगी कि आपके जितने भी पाइवोट्स हैं वो सारे 1 होने चाहिए। पाइवोट्स किसके बोलते हैं आप, जो लीडिंग कोफिशिएंट मैंने आपको बताया ना, उन्हें ही आप क्या कहते हो, पाइवोट कहते हो। ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ पे पाइवोट है, यहाँ पे मैं कर दूँ, ये पाइवोट है 1, ये पाइवोट है -2 और ये पाइवोट है -3। तो रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म के लिए इनको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप इनको अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओगे ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये 1 होने चाहिए और इनके ऊपर और नीचे की एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। यानी कि अगर मुझे इसकी RREF की बात करूँ मैं इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स की RREF कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी, ये तो 1 ही है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, और इसके ऊपर या नीचे की एंट्री 0, तो सारी एंट्री 0 है। यहाँ पे क्या है, -2 है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर और नीचे की एंट्रीज सारी कैसी होनी चाहिए थी, 0। ये वाली रो एज इट इज़ उतर जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाइवोट ही नहीं है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमने बात करनी है पाइवोट वाली से। जैसे इसमें पाइवोट था, ये पाइवोट मिला था मुझे ये वाला, तो मैंने इसके नीचे की सारी 0 बना दी। यहाँ पे ये पाइवोट मिला था मुझे ये वाला, तो इसको पाइवोट को 1 और ऊपर नीचे की एंट्री 0। नॉन पाइवोट वाली रो से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करना है, ये पाइवोट मिला था -3, तो पाइवोट को क्या बनाओगे आप, हेल्प से 1 और उसके ऊपर और नीचे की एंट्री क्या बना दोगे, 0 बना दोगे। ठीक है, तो ये हो जाती है मेरी RREF, यानी कि इसे हम कहते हैं रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा RREF कैसे निकालनी है। कुछ भी नहीं है, इक्लन फॉर्म आप जैसे निकालते हो, बस ये ध्यान रखना कि आपके सारे पाइवोट 1 होने चाहिए। अब मुझे इसकी RREF निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
यहाँ पे मैं क्या करूँगी, -2 से डिवाइड कर दूँगी R2 में, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 बन गया तो ऊपर वाली से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, इसके नीचे की एंट्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी RREF बनाते हैं सपोज़। ठीक है, डाउट अगर आपको कहीं भी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो देखिए इसकी RREF कैसे बनेगी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंडीशन क्या थी RREF के लिए कि पाइवोट्स कैसे होने चाहिए, 1। तो ये वाला पाइवोट तो 1 है और इसके नीचे की एंट्रीज भी 0 हैं, तो मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मेरा नेक्स्ट टारगेट है ये वाला पाइवोट, ये -2 था, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी R2 से चेंज -1/2 R2। तो मैं R2 में क्या कर दूँगी, 1/2 से -1/2 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये बनेगा 2 1 0, ये बनेगा 3, ये बनेगा -3 0, और ये बन गया आपका 4 0 -3। मुझे क्या चाहिए, अब ये वाला था ना मेरा टारगेट, अब इसके ऊपर की एंट्री नीचे की 0 है, ऊपर की भी 0 करनी है, तो मैं क्या कर दूँगी, R1 में चेंज कर दूँगी, क्या कर दूँगी, R1 -2 R2। तो यहाँ से ऐसे जैसे मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा 1 0 0, ये बन गया आपका 2 में से 2 गए 0 1 0, ये बन गया 2 R2 करा है ना, 3 दूनी 6, माइनस कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा, 9 -3 0, कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, और 4 0 -3। तो ये वाला मेरा टारगेट पूरा हो गया। देखो ये वाला पाइवोट था ना -2 वाला, तो अब देखो इसके ये वाला 1 बन चुका है पाइवोट, ये तो 1 था, इसके नीचे की सारी एंट्री 0, ये 1 था, ऊपर नीचे की सारी एंट्री 0। नेक्स्ट टारगेट था मेरा ये -3 वाला पाइवोट का। अब मैं क्या करूँगी, समझ ही गए होंगे आप, R3 में इंटरचेंज कर दूँगी, -1/3 R3। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 9 -3 0, और ये बन गया 4 0 1। ठीक है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसके ऊपर की एंट्री भी क्या चाहिए थी, 0 चाहिए थी। तो क्या करूँगी, अब मैं लास्ट काम कर दूँगी, R1 में इंटरचेंज करना है ना, तो R1 -4 R3, तो आपको मिल गई आपकी RREF। ठीक है, क्या मिल गया, ये 1 0 0 0 1 0 9 -3 0, और ये बन गया 0 0 1। तो ये होती है RREF। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मैं एक बार और बता देती हूँ, जिसमें क्या होता है कि जितने भी पाइवोट वाले कॉलम हैं वो पाइवोट हैं वो 1 होनी चाहिए, और उनके ऊपर नीचे की एंट्री क्या होनी चाहिए, 0। तो ये हो गई आपकी RREF। RREF का आगे यूज़ होता है रैंक निकालने के लिए, आप सिंपल इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल दो, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको RREF से रैंक पता चलेगी। हाँ, बट RREF के आगे यूज़ होते हैं रो स्पेस वगैरह में, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म डिफरेंस होती हैं दोनों में। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई नो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट फिर भी एक बार अगर हम रिवाइज़ कर लेंगे तो सही रहता है ना। तो अब देखो RREF और इक्विवेलेंट फॉर्म की बात हो गई, अब हम पढ़ेंगे रैंक। रैंक की बात करूँ तो बहुत सिंपल है, अगर आपको इक्विवेलेंट फॉर्म समझ में आ गई है तो रैंक में कुछ नहीं है। सिंपल रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में जितनी भी आपको नॉन जीरो रोज मिल रही है वो क्या कहलाएगी, उसकी रैंक। और आपको पता ही है जितनी नॉन जीरो रोज मिलेगी उतनी क्या मिल जाएंगे, पाइवोट मिल जाएंगे। तो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवोट्स। तो जितने पाइवोट्स मिलेंगे आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में वो क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स की उतनी क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी इक्विवेलेंट, जैसे सपोज करो मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दे रही हूँ A, मैं पूछूंगी बताओ इसकी रैंक क्या है। तो A मैंने आपको दे दी 1 2 0 0 0 1 0 0 2। अब मैं आपसे पूछूंगी इसकी वो बताओ रैंक क्या है। तो आप पहले देख लो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, अभी ये इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और ये 1 के और ये थर्ड वाला लीडिंग कोफिशिएंट सेकंड वाले के राइट में नहीं है। तो इसको रो ऑपरेशन लगाओ तो किस में चेंज करोगे, R3 से R3 में चेंज कर दोगे, R3 -2 R2, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, वैसे बहुत ही बेसिक है, आता ही है होगा, है ना आप सबको। तो 1 2 0 0 0
1 और ये बन गया 0 0 0। तो ये बन गई मेरी इक्लन फॉर्म। ठीक है, अब इसमें देख लो कितनी नॉन जीरो रोज़ हैं, एक नॉन जीरो रो ये रही और एक नॉन जीरो रो ये रही, R1 R2 R3 पूरी जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे अगर आप दूसरी वाली चीज़ देखना चाहते हो, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ पाइवोट्स, तो पाइवोट्स भी आप देख लो कितने, यहाँ पे एक पाइवोट ये रहा, एक पाइवोट ये रहा, तो और ये क्या हो गई आपकी रैंक, इसकी कितनी हो गई 2। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये RREF में है, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, इसका रैंक से कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल RREF में है, क्योंकि ये वाला पाइवोट है, इसके नीचे की एंट्री 0 है और ये पाइवोट है, ऊपर नीचे की एंट्री क्या है 0 है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 2। तो इस तरीके से हमने कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको पहले इक्लन फॉर्म में चेंज करना है, देन देखना है कि कितने पाइवोट्स मिल रहे हैं या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिल रही है, वही क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक सी जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप वो देख लीजिए, बस फिर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा रैंक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। प्रॉपर्टीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, लर्न भी करनी चाहिए, ताकि हमें एग्ज़ाम टाइम में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकें, है ना। तो देखो प्रॉपर्टीज़ देख लो इसकी। पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, हम बात करते हैं वही वाली प्रॉपर्टी जो अभी तक हम सब में पढ़ते हुए आए हैं। अगर इस तरीके से याद रखोगे ना आप, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये अब आप प्रॉपर्टी कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आप इस तरीके से इसे याद रखना कि ये प्रॉपर्टी आपकी डिटर्मिनेंट भी फॉलो करता है और ये प्रॉपर्टी ट्रेस भी फॉलो करता है और ये प्रॉपर्टी रैंक भी फॉलो करती है, कि आप ए का निकाल लो या ए ट्रांसपोज का निकाल लो, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, जिस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, रैंक ऑफ ए बी जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी की, यानी कि ए और बी की रैंक में से जो मिनिमम रैंक होगी उससे छोटी या बराबर होती है रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, इसी में एक थर्ड पॉइंट और होता है रैंक ऑफ ए बी के ही ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, रैंक ऑफ ए बी होती है ग्रेटर इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अब यहाँ पे ये क्या, एन क्या हुआ, एन सपोज करो ए आपकी क्या है, ए आपकी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, ए आपकी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और बी आपकी किस, अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो है ना, तो बी किस उसकी मैट्रिक्स होगी, बी होगी आपकी एन क्रॉस समथिंग की मैट्रिक्स, एन क्रॉस जेड की मान लो। तो जो ये एन होगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन होती है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ऐसे आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का रिलेशन निकाल के इक्वल बता दोगे कि किसकी आएगी। तो इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तीनों ही प्रॉपर्टी अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाई है, आपको कोई भी स्किप नहीं करनी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एक प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो आपको एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है, आपकी ए तो एक मैट्रिक्स है और आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स है एम एन, तो रैंक ऑफ ए एम बराबर होती है रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ ए एन। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की रैंक, किसी मैट्रिक्स की आप क्या करो, किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो तो उसकी रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पे m और n क्या है, आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दें तो उसकी रैंक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट इन द सेंस कुछ ऑप्शंस होते हैं जो इन पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। सपोज करो ए आपकी क्या है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो रैंक ऑफ ए होगी, रैंक ऑफ ए होगी वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती इनके मिनिमम से, मिनिमम ऑफ m कॉमा n से कभी भी क्या नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर a m क्रॉस n की है तो a की रैंक कभी भी m और n के मिनिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है उनके मिनिमम के, पर उससे कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो भी ध्यान रखिएगा कि
रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है रैंक ऑफ ए के, विच इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब हम वो मतलब कॉन्सेप्चुअल है, उसमें कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ए नल मैट्रिक्स हो गई है ना तो उसकी रैंक 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो रो नहीं मिलेगी। तो इस टाइप से तो ये जितनी भी मैंने आज आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ये सारे आप ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट के, ट्रेस के, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कल हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।